अभी हमने कल देखा था 1916 में, ठीक है, कौन सा आंदोलन आपका? होम रूल आंदोलन, ठीक है, होम रूल आंदोलन। और ये जो होम रूल आंदोलन है, ठीक है, इस होम रूल आंदोलन में किन की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी? तो मैंने आपको बताया दो व्यक्ति थे, एक आपका बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, और एक कौन थी आपका? एनी बेसेंट। ये दोनों को जिस तरीके से क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहां उन क्षेत्रों में ये आंदोलन को क्या कर रहे थे? चला रहे थे। क्लियर ना? कोई नए हो क्या? जरूर आप नए हैं? फर्स्ट क्लास, ठीक। तो बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया, मैंने कल आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो बीच में आंदोलन को छोड़कर चले जाएंगे। कहां गए थे? केस करने। किस पर? वैलेंटाइन सिरोल पर, क्योंकि उन पर नेगेटिव कमेंट कर दिया गया था। यहां तक ठीक है। उसके बाद पूरा आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर आ गई? आपका एनी बेसेंट। या पूरे आंदोलन को कौन चला रही थी? आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है मेन लीडर के रूप में जो है एनी बेसेंट यहीं पर आपका कांग्रेस का मतलब लीड कर रही है कांग्रेस को होम रूल आंदोलन में। अब सिंपल सी बात है कि एनी अब रोकना है, तो एनी बेसेंट को आंदोलन को रोकने के लिए, ठीक है, आंदोलन को रोकने के लिए एनी बेसेंट को क्या कर दिया गया? आपका गिरफ्तार। एनी बेसेंट को क्या कर लिया गया? आपका गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। उनको लगा कि अगर एनी बेसेंट ही पूरे आंदोलन का अगर लीडर है तो क्यों ना हम एनी बेसेंट को अरेस्ट कर देते हैं और ये आंदोलन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन मैंने कल आपको बताया कि प्रभाव क्या हो गया? उल्टा पड़ गया। एनी बेसेंट को गिरफ्तार करने के बाद आंदोलन रुकने के बजाय आंदोलन क्या हो गई? बढ़ गए। समझ आ रहा है? इसलिए याद रखना, एनी बेसेंट को गिरफ्तार करने के बाद जो है, ठीक है, आंदोलन, ठीक है, आंदोलन की गति और फास्ट हो गई, या आपका क्या हो गई? आपका तीव्र हो गई, ठीक है, तीव्र हो गई। अब आंदोलन और तीव्र हो गया तो अब अंग्रेजों के पास एक ही ऑप्शन था कि वो एनी बेसेंट से क्या करे? बातचीत करे और मामला को क्या करे? शांत करे। और मैंने आपको बताया था कि इस समय एनी बेसेंट को और ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, और ज्यादा इनको आपका मेन बनाने के लिए 1917 के कौन सा आपका 17 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद आ रहा है? 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? आपका एनी बेसेंट। कौन बने थे? आपका एनी बेसेंट। आगे पहले तो अभी घोषणा होगा, बाद में जब ये जेल से छूटेगी तो जेल से छूटने के बाद इनको मेन लीडर के रूप में और ज्यादा लोग प्रभावी हो और एक महिला का नेतृत्व कांग्रेस में हो सके, इसलिए इन्हें क्या बना दिया जाएगा? अध्यक्ष। तो एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी और मैंने आपको बताया था ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस की क्या है? आपका पहली महिला अध्यक्ष है। तो याद रखना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आपका एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट जेल से आई। जेल से आने के बाद अब देखो, जेल चली गई है, आंदोलन बढ़ गया है। अब आंदोलन बढ़ गया तो आंदोलन वाले लोगों का डिमांड क्या है? सबसे पहले कि एनी बेसेंट को जेल से क्या किया जाए? छोड़ा जाए। तो कोई ऑप्शन नहीं, जेल से छोड़ेंगे। और एनी बेसेंट को जेल से छोड़ने के बाद आपका इस समय के जो अंग्रेज वायसराय है, कौन है आपका वायसराय? कौन है आपका? चेम्सफोर्ड। कौन है आपका? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो आपके वायसराय है। और इस समय भारत सचिव के पद पर कौन है आपका? मॉन्टेग्यू। कौन है आपका? मॉन्टेग्यू। ये दोनों जो है आपका किससे बात करने जाएंगे? आपका एनी बेसेंट, ठीक है। ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड किससे बात करने जाएंगे? आपका एनी बेसेंट से। किससे बात करने जाएंगे? एनी बेसेंट। अब एक चीज आप समझिएगा, एनी बेसेंट कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, पर कांग्रेस के किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है? उदारवादी। क्यों? उग्रवादी के कमांड को कौन संभाले थे? बाल गंगाधर तिलक। वो जब छोड़ के चले गए, बीच में ब्रिटेन चले गए, तब पूरा आंदोलन का नेतृत्व किस पर आ गया था? आपका एनी बेसेंट। लेकिन कहीं ना कहीं एनी बेसेंट जो है ज्यादा उनका हमदर्दी, ज्यादा जुड़ाव जो है उदारवादी यानी मॉडरेट पार्टी से था, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी से नहीं था। अब यहां पर एनी बेसेंट जो है, दोनों के बीच आपका एक प्रकार का समझौता मान लो या एक प्रकार के एग्रीमेंट हो रहा है। चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू का कहना है कि आप आंदोलन को क्या करिए? रोक दीजिए। तो बोले देखिए, आंदोलन को तो हम रोक देंगे, लेकिन हमारी मांगे का क्या? और ये मांग आपने ही हमको दिया था। आपने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए और उसके बाद हम क्या करेंगे?
ठीक है, आपका सुशासन दे देंगे। इतने साल हो गए, आपने इस पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। तो जायज है, लाजमी ये बात कि हम आपका विरोध करेंगे, हम अपनी मांग को तो रखेंगे भाई। और इसीलिए मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। बोले कैसे? आप लोगों को हम शासन तो दे सकते हैं, स्वशासन दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से स्वशासन नहीं दे सकते। तो बोले ठीक है, कैसा, आपका फॉर्मूला बताइए क्या है। तो इन्होंने कहा यहीं पर आपका, ठीक है, इनके बीच की शर्तें समझिए, इनके बीच की शर्तें, ठीक है। पहला ये कह रहे हैं कि हम आपको क्या देंगे, उत्तरदायी शासन देंगे, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देंगे। उत्तरदायी शासन का मतलब समझिएगा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता क्या है। उत्तरदायी शासन का मतलब एक फिक्स समय तक हम आपको शासन देंगे, समय निर्धारित किया जाएगा, जैसे 10 साल, 5 साल, 20 साल, कोई भी समय बताएं कितना समय, और उसके बाद जितना साल तक आपने काम किया है उसकी जांच होगी कि आपने कैसा काम किया है, आप में वो स्किल है कि नहीं, आप में वो क्वालिटी है कि नहीं। अगर आप जांच में सही पाए गए, अगर ऐसा लगा कि अब ये सक्षम है सुधारने के लिए या शासन चलाने के लिए, तो आने वाले समय में हम या तो आपकी अवधि को बढ़ाएंगे या तो पूर्ण रूप से आपको उत्तरदायी शासन के अलावा पूर्ण शासन या स्वस्थ शासन क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। ये किसका कहना है? मॉन्टेग्यू। तो इस समय एनी बेसेंट को सोच नहीं पाए, दिमाग काम नहीं करे, बोले पहली बार तो कुछ देने के लिए तैयार हुआ है, आज तक जब से आए तब से पहली बार दूंगा शब्द का प्रयोग किया, और उनमें भी अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो जितने साल के लिए भी मिलेगा वो भी हमको नहीं मिलेगा। और इस उत्तरदायी शासन के लिए आपका जो एनी बेसेंट है वो क्या कर दिए, एग्री कर दिए, हाँ कर दिए कि ठीक है, हम इस बात के लिए सहमत है, क्योंकि हमें अपने आप के ऊपर भरोसा है कि आप जितना भी समय देंगे, देखना हम बेहतरीन तरीके से अपने प्रशासन को क्या करेंगे, चलाएं। समझ रहा है? तो यहीं पर जो उत्तरदायी शासन की बात हुई, तो दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। इनके ओर से उत्तरदायी शासन की मांग आई और उनकी ओर से कहा कि अब यहीं पर हम होम रूल आंदोलन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि होम रूल लीग जो बना है, जो शाखाएं बनी है, वो समाप्त नहीं होगा। केवल हम आंदोलन नहीं करेंगे, पर लीग अभी भी बना रहेगा। अगर आप अपनी बात से मुकरे तो यह आंदोलन दोबारा चलेगा। समझ में आ रहा है? किसका कहना है? आपका एनी बेसेंट का। और इसीलिए 1917 में, ठीक है, 1917 में कहा गया एनी बेसेंट ने कि आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्या कहा? अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप एक औपचारिक रूप से ये बता दीजिए कि हम ये देने वाले, कल के डेट में अपनी बातों से आप मुकरेंगे। इसीलिए इस एग्रीमेंट के बाद 1917 में, कब आपका 1917 में, कौन आपका? मॉन्टेग्यू। कौन आपका? मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू मतलब कौन? भारत सचिव। और वायसराय कौन है आपका? चेम्सफोर्ड। दोनों ने भारतीयों को उत्तरदायी शासन देने की घोषणा की, और इसीलिए इस 1917 की घटना को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अनाउंसमेंट 1917। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अनाउंसमेंट 1917। तो याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कब हुआ है पूछेगा तो क्या लगाओगे? 1917। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कहां पर हुआ था ये सेशन? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1917। अब देखो, ये लोग घोषणा कर दिए। अब घोषणा करने के बाद इनको अपने बात पर क्या करना है? साबित करना है। और मैंने कहा था कि जब भी शासन और प्रशासन में परिवर्तन होगा तो 2 अधिनियम आएंगे। एक है आपका गवर्नमेंट इंडिया एक्ट अर्थात भारत शासन अधिनियम, और एक काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया भारत परिषद अधिनियम। याद आ रहा है? तो अब किसी को शासन देना छोटी बात है कि बड़ी बात है? तो फिर कौन सा अधिनियम आना चाहिए? भारत शासन अधिनियम आना चाहिए। और इसीलिए वो समय आ गया, आपको याद आ रहा होगा, आ गया ना जी। और इसीलिए भारतीयों को अब स्वशासन या उत्तरदायी शासन देने के लिए लाया जा रहा है कौन सा? आपका भारतीय शासन या भारत शासन अधिनियम। और ये कब लाया जाएगा? 1919। कब लाया जाएगा? 1919। चूंकि लाने वाले का नाम या काम करने वाले का नाम इसमें जुड़ता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या कहेंगे आपका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अनाउंसमेंट 17 है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अनाउंसमेंट 1917 है। और इसमें अब आपका ये जो अपनी बात कही गई थी कि हम भारतीयों को उत्तरदायी शासन देंगे, उसकी जो है समीक्षा यहां पर होगी। अब उनको लीगली अथॉरिटी दिया जा रहा है, अथॉराइज किया जा रहा है कि आप जो है उत्तरदायी शासन के लिए अब तैयार है। तो देखिए, समझिए इस बात को, यहां पर बहुत खतरनाक थ्योरी आपको समझना है, ध्यान समझना। देखिए, ये जो आपका भारतीय शासन अधिनियम 1919 है, इनमें इन लोगों को क्या दिया जा रहा है? उत्तरदायी शासन। क्या दिया जा रहा है?
उत्तरदायी शासन। अब एक बात आपको समझना है, ये दोनों के लिए होगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, क्योंकि दोनों मिलकर आंदोलन को चला रहे थे। तो उत्तरदायी शासन जो आएगा वो किसको मिलेगा? कांग्रेस को। और कांग्रेस ने पहले ही मुस्लिम लीग के साथ डील कर चुके हैं कि हम आपको अपनी सीटों में आरक्षण देंगे। तो जो भी मांग, जो भी चीजें मिल रही है, दोनों के लिए उत्तरदायी शासन। अब उत्तरदायी शासन का मतलब यहां पर, अब इसका अर्थ समझिएगा। उन लोगों ने उत्तरदायी शासन की, तो मैंने भी क्या कहा, उत्तरदायी जो शासन होगा उसकी जांच होगी, एक नियमित फिक्स समय के लिए किया जाएगा। पर याद रखेंगे, ये जो शासन दिया गया था, इनको उन्होंने 10 वर्ष के लिए दिया। बोले कि 10 वर्ष तक हम आपको उत्तरदायी शासन देते हैं। मतलब उत्तरदायी शासन का मतलब समझना कि अब आपको एक पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी 10 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। 10 वर्षों के बाद आपके शासन की समीक्षा होगी, यानी कि सर्वे। शासन की क्या होगी? समीक्षा, सर्वे कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया। समझना, यहीं पर आपका भले उत्तरदायी शासन आपको वैसा दिख रहा है, खुश हो गए। अभी जैसे उदारवादी लोग तो एकदम पार्टी सार्टी भी कर लिए थे, अरे पहली बार कुछ मिला है, ये थोड़ा वो है ना, इतने दिन से हमको क्या मिला करके बोलते थे, देखो हमने क्या मांग लिया, शासन। इसी को हम तुम लोगों को पहले समझा रहे थे, उग्रवादियों को, देखो आज वो मौका आ गया है। लेकिन एक मतलब एक प्रकार का हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग टाइप का, ये वही था। ये उत्तरदायी शासन आपको ऐसा दिख रहा है। और इसको कई लोगों ने क्या कह दिया? उदारवादियों का मैग्ना कार्टा। क्या कहते थे? आपका उदारवादियों का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है, मॉडरेट पार्टी या उदारवादी पार्टियों का इसको क्या बोलते हैं? आपका मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द को समझिए बेटा, इंग्लिश में भी मैग्ना कार्टा ही बोलते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी उपलब्धियां, ऐसी चीजें या ऐसा इंसिडेंट जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल दे, उसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहते हैं। बहुत बार भारतीय इतिहास में इन शब्दों को क्या करोगे? चुनोगे। जैसे जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जिस दिन आप अधिकारी बन जाएंगे, उस दिन वो आपके जिंदगी का क्या होगा? मैग्ना कार्टा होगा, क्योंकि वो आपके जीवन को क्या करेगा? बदल देगा। तो यहां पर उदारवादियों का जो मॉडरेट का कहना था कि हमारे लिए मैग्ना कार्टा है, क्योंकि अब हमारे दिन क्या होंगे? बदलेंगे। तो कहा गया कि काम करते हैं भाई, 10 साल बाद हम आपके कार्यों की क्या करेंगे? समीक्षा। तो 10 साल बाद का मतलब 19 में दिया जा रहा है, तो 10 साल का मतलब होता है 1929। समझना, ध्यान समझना क्वेश्चन के लेवल को, क्योंकि यहां नहीं बनेगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर किए तो सच में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान समझना, और नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछिएगा। 1929 में समीक्षा होना है। अब समीक्षा होना है तो उन्होंने कहा, यहां पर नाम नहीं लिया गया था, उन्होंने कहा कि आपके समीक्षा के लिए हम एक आयोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयोग, यानी कि कमीशन। हम एक कमीशन बनाएंगे जो 10 वर्षों का पूरा जांच वांच करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और ये आयोग जो है ये रिपोर्ट तैयार करेगी, और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो प्रोसेस है उसको करेंगे कि समय को बढ़ाया जाएगा। 10 साल दे रहे, एक बार 20 साल देके देखते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार या तो बोलेंगे कि हम पूरी आपको शासन दे देते हैं, तो जो भी होगा रिपोर्ट के आधार पर होगा। अब देखिए हुआ क्या था। ब्रिटेन में होना था चुनाव। ब्रिटेन में क्या होना था? चुनाव। और ब्रिटेन में चुनाव होना था 1927-28 की बात है। तो उन्होंने 2 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 2 वर्ष पहले ही क्या बना दिया जी? आयोग। क्या बना दिया ब्रिटेन ने? 2 वर्ष पहले ही क्या बना दिया? आयोग। 10 साल की बात हुई थी 29 में, और 2 वर्ष पहले ही आयोग बना दिया, यानी कि आपका कब बनेगा? 27 में। समझ में? और जिस आयोग को इन्होंने बनाया उसी को कहा जाता है साइमन आयोग या साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कुछ और थोड़ी था। साइमन कमीशन ये वही कमीशन था जिसकी बात 1919 के अधिनियम में कही गई थी। उनमें कहा गया था कि 10 साल आपके प्रशासन की, जो आपके शासन दिया जा रहा है, उनके सर्वे के लिए 10 साल बाद किया जाएगा। 29 में साइमन कमीशन बना था, 27 में साइमन कमीशन बना है, और आपका 28 में वो कहां आएंगे? भारत। इसीलिए हम 28 में आएंगे तो साइमन कमीशन को अलग से पढ़ेंगे। लेकिन एक बार आपके व्यापन ने इतना खतरनाक सवाल पूछा था, पता नहीं सवाल उनके दिमाग में कहां से आया था, कि साइमन कमीशन की पहली बार जानकारी या इनके बारे में पहली बार जो मेंशन इनको किया गया था वो कौन से अधिनियम में किया गया था? 1919। साइमन कमीशन का नाम नहीं था, पर वो कमीशन ही साइमन था जो आगे बन के आया। मतलब इसकी पहली बार जानकारी कहां पर कर दी गई थी? 1919 के अधिनियम में। ये बहुत कठिन सवाल था। अब ये साइमन कमीशन देखो क्या करने आ रहे हैं? भारतीयों की शासन की समीक्षा, जो उनको कितने वर्ष के लिए दिया गया था? 10। अभी तो बेचारे लोगों का 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ। समय से पहले आप क्या कर रहे हैं? समीक्षा कर रहे हैं। और इसमें भी ये भी था कि एक भी, ठीक है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी आपका भारतीय सदस्य आपका नहीं था, एक भी आपका इंडियन मेंबर इस आपका कमीशन में नहीं था। मतलब जो साइमन कमीशन आया तो ब्रिटेन से ही बनकर आ गया था, और उसमें सारे मेंबर ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे। और एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, इसीलिए जैसे ही साइमन कमीशन भारत आए तो कहा गया कि एक तो आप हमें समय से पहले जांच के लिए आए,
वहां तक तो हमने अपने दिल में क्या रख लिया, पत्थर रख लिया, कुछ नहीं बोले। चलो 8 साल तो किए, ऊपर से भारत की जांच करने के लिए ब्रिटेन के लोगों को आपने भेजा। अब ब्रिटेन के लोग कैसे जांच करेंगे भारत का? भाई तुम्हारे घर के बारे में जानकारी करने के लिए पड़ोसी को बुलाना पड़ेगा जी। तुम्हारे घर के बारे में सही समीक्षा तुम ही कर सकते हो ना। अब ब्रिटेन के लोग आएंगे, एक तो डबरा खोज के बिलासपुर आ गए, नहीं मर जाएंगे है, कहां कहां का जगह, कहां कहां कैसे जा रहे, कहां काम हुआ, कहां काम नहीं हुआ, कहां पर है। अब मान लो पहले बिलासपुर आ गए, उन लोग आए होंगे ऐसा, तो क्या बोलेंगे, यहां तो विकास कार्य हुआ ही नहीं है जीवन भर, ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन वहीं वो रायपुर पहुंचेंगे तो उनकी जो विचारधारा है वो क्या होगी, अलग होगी। अरे भयंकर काम किया है। तो यही आपके भारतीयों का कहना था कि भारत की समीक्षा की जांच ब्रिटेन का व्यक्ति कैसे कर सकता है। अरे कम से कम 2-4 मेंबर भारत के भी तो रखो जो आपको बताए, और एक भी भारतीय आपके मेंबर नहीं थे। इसीलिए भारत में साइमन कमीशन का क्या हुआ, विरोध हुआ। साइमन कमीशन का क्या हुआ जी, विरोध। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, विरोध किया गया, और आप देखे होंगे नारा भी लगा था। ठीक है, क्या नारा लगा था, साइमन आपका गो बैक। क्या बोलते थे, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए आपका सर्वे, आपका रिपोर्ट, आपकी समीक्षा, हम इसके लिए एग्री नहीं है। और आप इसी घटना को आगे जब मैं वहां पर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इसी समय सबसे ज्यादा विरोध गरम दल के नेता करते रहते हैं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक तो उनका देहांत हो जाएगा 20 में। बाल गंगाधर तिलक के बाद अब गरम दल के प्रभावी नेता कौन रहते हैं, लाला लाजपत राय, वही आपका विरोध करते रहते हैं। और एक स्कॉट नाम का व्यक्ति डंडा में पटाख से कहां मार देते हैं, यहां पर देखोगे ना। और लाला लाजपत राय क्या हो जाते हैं, घायल, और उसके कुछ दिन बाद उनकी हॉस्पिटल में क्या हो जाती है, डेथ। और उसके बाद फिर भड़कते हैं कौन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु, क्योंकि आपने गरम दल के व्यक्ति को हाथ लगाया है। इसीलिए सब लोग जाएंगे कहां, लाहौर, और स्कॉट की जगह ठोक बजा के किसको आएंगे, आपका सैंडर्स को। यही तो दिक्कत, मैंने क्या कहा एक बात आपको पहली क्लास में, क्रांतिकारी लोगों के दिमाग में एक ही बात होती थी, मारना है, पर किसको मारना है ये उनके समझ में नहीं आता। मारे डंडा कौन थे, स्कॉट, और मरा उधर कौन, सैंडर्स। इसलिए उन पर केस क्या चला, सैंडर मर्डर केस, सैंडर हत्या कांड, और इसी के तहत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या होगी, फांसी। समझ में आ रहा है? ये जो अधिनियम है ये कहां से लिंक कर रहा है आपको, साइमन कमीशन से। इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। जब मैं साइमन कमीशन पर आऊंगा तो मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि याद करो 1919 में जिस कमीशन की बात की गई थी वही साइमन कमीशन है। कहां कहां पर विरोध हुआ, पहले साइमन कमीशन कहां पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट में क्या बातें कही, ये हम वृहद चर्चा करेंगे इन सब चीज पर। तो 1919 का पहला बात समझ में आया। अब देखिए ये तो कब की बात थी, आगे की। हाँ वो केजीएफ में होता है ना, थोड़ा आगे चले गए थे, फिर बोलते हैं वापस आओ, हाँ जहां पर मुद्दे में हम लोग थे। तो अब हम वापस आते हैं। अब समझिएगा, उत्तरदायी शासन देना है। क्या देना है आपका, उत्तरदायी शासन। थोड़ा सा हम अब वापस आते हैं। अब अभी खुशी का माहौल है, अभी हम दुख देख के आ गए, आगे ऐसा होने वाला है। ठीक है, अभी खुशी का माहौल चल रहा है, उत्तरदायी शासन मिल रहा है। तो देखिए उत्तरदायी शासन आपको मिलना चाहिए, ठीक है, 3 चीजों में, मतलब 2 चीजों में, एक विधायिका और दूसरा आपका कार्यपालिका। एक आपका लेजिस्लेचर और एक आपका एग्जीक्यूटिव। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका। क्यों, न्यायपालिका तो अंग्रेज हमको देंगे नहीं, समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं उनका रहेगा दबाव, तो वहां पर वो बैठा तो नहीं देंगे। आज से भारतीय जज हमारे निर्णय करेंगे, एक तो ले दे के इल्बर्ट बिल को भी पास होने नहीं देते, वो कभी नहीं। कम से कम हम क्या बोलेंगे, विधायिका मतलब जो कानून बनाए, और कार्यपालिका का मतलब जो कानून को चलाए। इन दोनों में हमारी उत्तरदायी शासन होनी चाहिए। तो उत्तरदायी शासन दोनों जगह पर होगा। ठीक है, अब देखो कैसे इन लोगों को बेवकूफ बनाए। एक होगा आपका कहां पर, केंद्र में। कहां पर होगा, केंद्र में। और एक कहां होगा, प्रांत में, यानी कि एक होगा सेंट्रल में और एक होगा आपका प्रोविंस, यानी कि आपका प्रांत में। अभी आपको क्या बोला गया था, उत्तरदायी शासन, पर उन्होंने डिफाइन किया था क्या कि केंद्र में देंगे कि प्रांतों में। अरे पूछ लेना था कहां पर देने वाले हो। और इसीलिए अब जब अधिनियम बनकर आया तो उन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन जो है वो आपको कहां दिया जाएगा, प्रांतों में, केंद्र में नहीं। प्रांतों में क्या दिया गया, उत्तरदायी शासन। प्रांतों में क्या दिया जा रहा है, उत्तरदायी शासन, केंद्र में नहीं दिया जाएगा। आपका जो शक्ति, आपको जो अधिकार रहेगा वो प्रांतों के अंतर्गत रहेगा। जैसे अभी प्रांत को हम क्या बोलते हैं, स्टेट, राज्य। केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है। राज्य में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र में केंद्र। राज्य की सरकार केंद्र के लिए कानून बना सकती है क्या, नहीं, लेकिन केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर राज्यों के लिए कानून बना सकती है। तो ये लोग फंस गए, बोले अब ये बोले थे उत्तरदायी शासन, अब इसमें भी खुश है ना, चलो प्रांत तो मिलेगा, लेकिन प्रांतों को भी देखिए कैसे और तोड़ दिए। देखिए, देखो भाई, आप लोगों को प्रांतों में शासन दे रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आप फटाका फोड़िए, खुश हो जाइए, ठीक है। तो प्रांतों में क्या दे रहे हैं, उत्तरदायी। तो बोले कि चलो प्रांतों में तो हम ही लोग पूरा बैठेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ही जलवा रहेगा प्रांतों में, ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रांतों के शासन में भी उन्होंने एक नया नियम लाया।
और इसी को कहा जाता है द्वैध शासन। संविधान में बहुत डिटेल पढ़ोगे इसको। द्वैध शासन, डायरकी या ड्यूअल रूल बोलते हैं इंग्लिश में, समझ में आ रहा है? द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? देखिए थोड़ा सा आपको मैं फिर से पीछे ले चलता हूं, आगे ले गए थे, अब पीछे जाओ। ये द्वैध शासन जो है पहली बार 1765 में एक महान अंग्रेज थे, कौन नाम के, कौन, क्लाइव। ये क्लाइव थे, इन्होंने इस अवधारणा को कहां पर लागू किया था? बंगाल में। और बंगाल में इन्हें कहते थे ड्यूअल रूल, डायरकी या द्वैत शासन। अब ये द्वैत शासन क्या है? द्वैत शासन का मतलब होता है शासन में दो हेड होंगे, यानी कि कितने लोग प्रमुख होंगे? दो। एक व्यक्ति शासन नहीं करेगा। जब एक ही जगह पर दो लोग शासन करेंगे तब वो क्या कहलाएगा? द्वैध शासन या द्वैत शासन। ठीक है। इस अवधारणा के जनक माने जाते हैं लियोनस। किसको? आपका लियोनस कार्टेशियस। लियोनस कार्टेशियस ने इस अवधारणा को दिया था, ये इसके फाउंडर माने जाते हैं, जिसे बंगाल में सबसे पहली बार कौन लागू किए थे? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैत शासन बंगाल में इन्होंने क्या कहा था कि एक तरफ आपका ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी जो शासन करेगी, और एक तरफ बंगाल का नवाब रहेगा। दोनों के बीच में शक्तियों को बांट देंगे और दो लोगों के शासन चलेगा, इसलिए इसे क्या कहा गया? द्वैत शासन। आज इस अवधारणा को पहली बार रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया और दूसरी बार इन्होंने इसे 1784 में लागू किया था। और 1784 में लागू कहां पर किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं समझा रहा हूं सारी बातों को, ठीक है। 1784 में लागू कहां पर हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहली बार लागू कहां हुआ था? बंगाल में। 1784 में कहां पर लागू हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे? कंपनी दो प्रकार से कार्य करती थी, एक आपका बीओसी और एक आपका सीओडी। सीओडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये पूरा भारत में व्यापार को संभालती थी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, ये आपका पूरा कंपनी के किसको संभालती थी? आपका प्रशासन को। किसको संभालती थी? प्रशासन को। बात को समझना ना, जहां पर डाउट होगा बेटा पूछना। ये सब दोबारा संविधान में पढ़ोगे, मैं केवल आपके नॉलेज को लिंक कर रहा हूं इतिहास से, ताकि आपको मजा आए उस चीजों को पढ़ने में। तो देखो 1784 से पहले कंपनी में पूरा काम सीओडी करते थे, व्यापार भी और प्रशासन भी। तो ब्रिटिश सरकार जब फोन करती थी, ये जी कितना प्रॉफिट हुआ आज, सीओडी को फोन करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ आज, बोलते अभी अभी बंद करो, अभी मैं युद्ध में बिजी हूं बोलते थे। तो बोले तुम तो व्यापार करने गए, अभी कहां तुम लड़ झगड़ रहे हो? ठीक। तो एक व्यक्ति ही दो काम को देख रहे हैं। अब वो बेचारा फिर 2 दिन बाद लगाए, युद्ध का क्या हुआ? अभी मैं व्यापार कर रहा हूं, रुको बाद में बात करूं। तो जो ब्रिटिश सरकार है वो समझ नहीं पा रही, ये ससुर एक ही आदमी है और एक ही आदमी सब काम को क्या करे? संभाले। इसलिए ब्यौरा सही से, रिपोर्ट सही से आ नहीं रहा है। एक काम करते हैं, कंपनी को 2 भागों में बांट देते हैं। एक आदमी प्रशासन संभालेंगे, तो एक आप बनेगा मेंबर, उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहेंगे, और एक आदमी पूरा व्यापार को संभालेंगे, जिसको हम कहेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो अब फोन लगाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, कितना हुआ? तो अब सीधा सीधा व्यापार की जानकारी मिलेगी, और प्रशासन से संबंधित जानकारी चाहिए, राजनीति, युद्ध क्या चल रहा है, कौन गवर्नर जनरल, तो इसकी जानकारी कौन देंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस प्रकार कंपनी में भी शासन कितने लोग कर रहे हैं? 2। इसीलिए कंपनी में द्वैत शासन कब आया आपको पूछेगा तो क्या लगाओगे? 1784। और इसके लिए लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। अभी आप समझोगे पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, ठीक है। संविधान में सर जब आप पढ़ाएंगे तो आपको ये चर्चा होगा, ठीक है। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी में क्या लाया गया? द्वैत शासन। 1765 में सबसे पहली बार कहां पर लाया गया था? भारत में, बंगाल में। और इसके जनक कौन है? लियोनस कार्टेशियस का एक कॉन्सेप्ट था कि इस प्रकार से शासन किया जा सकता है। अब जो द्वैत शासन है, ठीक है, वो द्वैत शासन अब इस अधिनियम के तहत भी लाया जा रहा है। पर ये द्वैत शासन कहां लाया जा रहा है जी? प्रांत में। तीनों चैन को पकड़ो, पहला बंगाल, दूसरा कंपनी, तीसरा प्रांत। 1765, 1784 और 1919। अब प्रांतों में लाएंगे, मतलब प्रांतों में लाएंगे, मतलब इसमें शासन के कितने रूप होंगे? 2। इसमें भी शासन के कितने होंगे? 2। ठीक। एक होगा आपका वो विषय जिस पर कानून या विधायिका या कार्यपालिका जिसके कंट्रोल में रहेगा। एक रहेगा आपका कौन? ब्रिटिश सरकार करेगी। और दूसरा कौन लोग करेंगे जी? भारतीय। कौन लोग करेंगे? भारतीय। देखो तो मार्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने क्या कहा था? हम आपको उत्तरदायी शासन देंगे। बांट दिए, हम आपको प्रांतों में उत्तरदायी शासन देंगे। अब बोल रहे हैं प्रांतों में भी उन विषयों पर देंगे जिस पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा। अब बांट दिए, तो जिस पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल रहेगा उस वाले जितने भी विषय, आप एक बात जानते हो, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक आपका दोनों कानून बनाने के लिए अलग अलग विषयों का विभाजन होता है, ये आप जान रहे हैं?
सुने होंगे। केंद्र सरकार का अलग अलग विषय सब्जेक्ट सूची लिस्ट जारी है जिस पर वो कानून बनाएगी। बड़े बड़े मामले जैसे युद्ध की घोषणा राज्य सरकार नहीं कर देती। मान लो विष्णुदेव साय कल हम पाकिस्तान से युद्ध करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कभी, ठीक है। वो कौन करेगी? संसद, पार्लियामेंट, मोदी जी या राष्ट्रपति आपका घोषणा करेंगे। वैसे ही राज्य के विषय में केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। उसके अपवाद है, किस कंडीशन में बनाया जा सकता है? जब यहां पर राष्ट्रपति शासन लगे, वो सब कंडीशन को आप समझोगे। तो राज्य शासन के विषय में राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र के मामले में केंद्र, और कुछ विषय ऐसे होंगे जिस पर दोनों का, अब वैसे पर्यावरण, तो पर्यावरण की जिम्मेदारी का केंद्र सरकार की है। इसका मतलब राज्य में आप पूरा गंदगी फैला दो, ऐसा हो जाएगा। तो कुछ विषय दोनों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए दोनों में बांट दिया जाता है। तो यहां पर क्या कहा गया कि वे विषय जिस पर ब्रिटिश सरकार कानून बनाएगी उसे कहा जाएगा आपका आरक्षित। क्या कहा जाएगा? आपका आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट। ये विषय आरक्षित विषय होंगे जी। इस पर प्रांतों में भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। जैसे रक्षा, बोले ससुरे तुम लोगों को रक्षा दे देंगे, पहला मिसाइल हमको पता है तुम हम पे ही छोड़ोगे। अरे सोचो ना, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर मान लो पूरा रक्षा वक्षा इनको दे दिए तो जान रहे हो, हाँ, थोड़ा बहुत मिला बटन वटन था, दबा रहे, फट से दो होगा, देखा जाएगा करके क्या करेंगे? दबा देंगे। दूसरा मेन विषय आपका क्या? रेवेन्यू, राजस्व। अगर राजस्व इनके मामले में आया, 1 रुपया नहीं मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि इन लोग तो हड़बड़ाए हुए हैं। तो ये किसके पास रख रहे हैं? हमारे पास, यानी ब्रिटिश सरकार के पास। और ब्रिटिश सरकार मतलब गवर्नर जनरल। जी मतलब समझ रहे हो? जीजा जी मत लिख देना। हाँ, क्या है आपका? जी यानी गवर्नर जनरल। और एक विषय आप देखो, आपका न्याय, जुडिशियरी, न्याय व्यवस्था को भी आप कौन रखेंगे? अंग्रेज रखेंगे। क्यों? उनको तो पहले से पसंद नहीं है कि भारतीय हमारे मामले में क्या करे? न्याय। इसलिए पूरा मेन विषय को कौन रख लिए? अंग्रेज। अब ये दे बेचारे भारत, अरे यार उत्तरदायी शासन दे तुम लोग को देंगे, बढ़िया वाला, ठीक है। कैसे उत्तरदायी शासन? ठीक। प्रबंधन, यानी कि आपका पूरा प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब आपका विकास कार्य, जितने भी डेवलपमेंट कार्य है भाई आप लोग करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। पैसा मांगोगे तो उस हिसाब से हम आपको दे देंगे। देखो जिम्मेदारी चाहिए थी ना, ये लोग बोले। ठीक। दूसरा आपका जैसे छोटे मोटे मुद्दे हैं, पुलिस, ये सब आप देखो, कहीं पर चोरी लूट ये होना नहीं चाहिए, हुआ ठीक नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि एक तो न्याय व्यवस्था हमारे पास है, समझ रहे? तो ऐसे विषय जो छोटे मोटे विषय थे वो किनको दे दिए? भारतीयों को। तो भी भारतीय लोग खुश थे, चलो कुछ तो मिला। इतना ही नहीं से अपने आप को अभी 10 साल में इसको क्या करना है? साबित करना है। 10 साल बाद तो हम कैसे भी करके लड़के ले लेंगे। तो 10 साल तक बेचारे लोग इसमें काम करेंगे, उसमें भी 10 साल में कटौती हो जाएगी। कितना साल हो गया? 8 साल। उसमें भी इनकी ही जांच करने के लिए इनके ही लोग नहीं थे, कौन भेज दिए? साइमन कमीशन। और इसलिए इस पूरी घटना में जो आपको भारतीयों को कहा जाता है कि कुछ भी नहीं मिला, एकदम आपका जीरो। इसलिए आप देखो ना, ये 1919 में मिल रहा है, और 1919 के बाद 1920 में क्या चलेगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग। ये असहयोग किस चीज की भड़ास है? इसी चीज की भड़ास है। अब बहुत हो गया, मां कसम गांधी जी आए हैं, गांधी जी का बात मानो। अब गांधी जी भी आएंगे। गांधी जी अभी लड़ रहे हैं, चंपारण याद आ रहा है, खेड़ा, अहमदाबाद, ये लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी घटना भारत में नहीं घटी है जिससे गांधी जी विरोध करें। मैंने कहा था ना, गांधी जी कानून के दम पर लड़ते थे। अभी जितनी लड़ाई होगी कानून, तो अंग्रेज लोग सीधा कानून ही तोड़ देंगे, रॉलेट एक्ट चलाएंगे, जिसके तहत सभी नेताओं को गाड़ी में भर भर के ले जाके गिरफ्तार करते थे, और पूछने पर क्यों गिरफ्तार किए तो रटारट क्या करते थे? पीटते थे, मारते थे। तो गांधी जी का क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया कि ये तो स्पष्ट आपका कानून का उल्लंघन है, अब बहुत हो गया आपका सहयोग, अब चलेगा असहयोग। और इसीलिए अब आपको समझना है कि भारत की राजनीतिक स्थिति को, ठीक है, अब आपका कौन सा दौर आ गया है? 1919। और 19 की ये जो 1919 है, इनकी 3 प्रमुख घटनाओं ने पूरे भारतीय इतिहास को क्या किया? बदल दिया, स्वरूप को बदल दिया। सबसे पहला 1919 में कौन सा एक्ट लाया अंग्रेजों ने? रॉलेट एक्ट। पढ़ना है बेटा, क्या है आराम से मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं, आराम से आप समझोगे। 1919 में क्या हुआ समझ में आ गया? सीधा भारतीयों को कुछ नहीं मिला, एक ठोक और जिम्मेदारी फर्जी टाइप का क्या कर दिए है? पकड़ा दिए हैं, और उनका बर्डन क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन वो इस बात से खुश है, चलो जिम्मेदारी तो दिए है, जिम्मेदारी छोटा हो या बड़ा, यही अवसर है अपने आप को साबित करने का कि आप देखो, आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब देखो रॉलेट एक्ट, ठीक है। दूसरा जो सबसे खतरनाक माना जाता है 1919 में, वो है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर, या आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत ही दुखद घटना है, ठीक है। आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस दिन रुमाल वगैरह लेके बैठिएगा, ठीक है, छोटा सा नेपकिन पकड़ के, रोना नहीं है जी, ठीक, तकलीफ तो होगी, ठीक। और एक याद रखना है 1919 में, ठीक है, सेवर्स की संधि होगी, ट्रीटी ऑफ सेवर्स, और वो खलीफा क्या बोलेंगे?
खलीफा पर तो भी चल रहा था आक्रमण, अब तो खलीफा के पद को ही समाप्त कर, कोई खलीफा नहीं रहेगा आज के बाद, खलीफा का पद समाप्त, अब मुस्लिम लोगों का कोई खलीफा नहीं। अब खलीफा का आप मान के वहां तक तो ठीक था, अब तुम खलीफा को पद से ही क्या कर दिए, हटा दिए। इसीलिए मुस्लिम लोग खलीफा को वापस लाओ वापस लाओ ऐसा चिल्लाएंगे, आंदोलन करेंगे, और इसी को कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। क्या कहा जाता है, आंदोलन। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा आपका विरोध होगा, इन तीनों में क्या होगा, आपका थोड़ा थोड़ा विरोध होगा, थोड़ा थोड़ा विरोध दिखेगा, लेकिन अंग्रेज लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। तब आपके गांधी जी बोलेंगे अब बेटा मेरे से मिलो, ठीक है, मेरे से मतलब गांधी जी से। और 1920 में सभी लोगों को जोड़कर स्टार्ट होगा क्या, असहयोग आंदोलन, और ये भारत का पहला ऐसा आंदोलन होगा जिसमें पूरे भारत की जनता, पूरा भारत देश प्रभावित होगा। याद आ रहा है, एक आंदोलन अभी चल चुका है स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन वो कैसा चला था, बंगाल तक, और कुछ कुछ नेताओं ने जगह पर। आज इस आंदोलन में अब पूरे भारत की जनता क्या हो रही है, शामिल। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी वाली चुनौती थी आपका असहयोग आंदोलन, और ये जो असहयोग आंदोलन थे इनके नेता कौन बनेंगे, गांधी जी, और गांधी जी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गांधी जी का पूरा आप देख लो यहां से वहां तक, साउथ अफ्रीका को पूरा अकेले आपका कंट्रोल किए हैं, साउथ अफ्रीका में पूरा सफल रहे, भारत आए, भारत में चंपारण सफल रहा, अहमदाबाद सफल रहा, खेड़ा सफल रहा। मतलब सोचो कि एक व्यक्ति अभी तक लगातार क्या हो गए, सफल, कहीं पर भी वो असफल नहीं हुए। तो वो जब अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उनका प्रभाव क्या होगा, और अंग्रेज तो कांप जाएंगे, बोले गांधी जी अब कैसे मंच पर उतर आए, क्योंकि गांधी जी साफ बोल रहे हैं कानून की तरफ बात नहीं। कानून मैंने आपको बताया था रोलेक एक्ट में, आपने गलत किया, कानून आपने जलियांवाला बाग के संदर्भ में मैंने आपको बताया, आपने निर्दोष लोगों को मारा, कानून मैंने खिलाफत के संदर्भ में आपको पढ़ाया, आप अब कानून से नहीं समझ रहे, अब सीधा सीधा क्या होगा, असहयोग होगा, और असहयोग नहीं मानोगे तो सविनय होगा, ऐसा करके धमकी दे रहे हैं कौन, आपका गांधी जी। इसीलिए हम एकदम फ्रेश क्लास में इन तीनों पर वृहद चर्चा करेंगे, क्योंकि अब पूरा भारत क्या हो गया, एक। इस मंच पर अब सभी विचारधारा क्या हो गई, एक। उदारवादी भी है, उग्रवादी भी है, आपका मुस्लिम लीग भी है, गांधी जी भी है, और पूरे भारत की जनता भी है। अभी कोई अलग नहीं है, किसान भी है, मजदूर भी है, महिला भी है, सब पूरा एक साथ। महिला लोग तो खतरनाक आंदोलन चलाते, तुम देख सुन नहीं पाओगे। आरंधन पढ़े हो, आरंधन, अंधना आना जी, अंधना पहले सुनो, गांव में चावल पकने से पहले जो सनसनाते थे उसे क्या बोलते थे, आरंधन, अंधना। तो जैसे ही ब्रिटिश सरकार लोग आते थे तो पहले चावल जो आपका चूल्हा होता था घर के बाहर खुला खुला होता, देखियोगे तो माँ से चावल मस्त बनते रहते थे। और जैसे ही ब्रिटिश सरकार या कोई भी अंग्रेज गुजरते थे ना, तो महिला लोग ऐसे देखते थे, तो ब्रिटिश सरकार लोग भी ऐसे देखते थे, बढ़िया। और जैसे ही वो देखते थे तो फट से चूल्हा पानी डाल देते, जाओ रे थोड़ा सुसी बूथा ऐसे करके। तो ये इस जो आंदोलन है इसी को बोलते हैं आरंधन का सिद्धांत। मतलब अंग्रेजों का इस तरीके से भी क्या हो रहा है, विरोध होता है भारत में। देख रहे हो, मतलब किस अंग्रेजों को लगता था माँ कसम हम इतने बुरे हो गए हैं कि ससुर चावल बनने वाला भी रहता है उसमें भी क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। ये खतरनाक टाइप का विरोध था कि तुमको देखेंगे ना तो हम वो चावल जो पक रहे हैं तुम देख दिए उसको भी नहीं खाएंगे, इतना खतरनाक विरोध था। कौन सा, असहयोग। और बोलते ना कि 1922 तक ये चला, एक समय ऐसा आया था कि 1920 में हम आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, लेकिन वो एक तो घटना ने सबका दिल निचोड़ दिया, वो थे चौरी चौरा कांड। उसी के कारण असहयोग क्या हुआ, समाप्त। तो ये सारी चीजों को आप समझोगे, इतना आपको समझना है, तो आगे आप याद रखिएगा कैसे। ये बेटा आप पूरा रिपीट होगा ना, कब रिपीट होगा, 3 जगह रिपीट होगा। एक तो यहां हो गया, एक तो संविधान में, और एक जब मैं मॉडर्न इंडिया पार्ट 1 पढ़ाऊंगा तो उसमें ये पढ़ोगे, सब समझ में आ रहा है, वहां होगा। और एक आप गवर्नर जनरल का इतिहास पढ़ोगे, वहां पर भी क्या होगा, रिपीट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहना, ठीक है। क्या क्या है, कैसा कैसा हो रहा है, यही है क्या।